में सबसे पहला सवाल उठता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक दिया हुआ है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अनुसार, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, 1 एंड 2 को। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में है, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। सारे के सारे एलिमेंट मेटल हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। लेकिन एक जगह पर यहाँ पर आया था रूल कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कहते हैं which has partially filled d orbital either in their ground state electronic configuration or in any oxidation state, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है उसमें। तो उसके अनुसार से यहाँ पर ये जो पार्ट आया था ग्रुप 12 एलिमेंट, इसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है तो इसलिए इसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इनका भी उसके साथ इंटर करता है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन था, यहाँ डिस्कस किए थे कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट अ स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। तो इसके पीछे का रीजन आया था कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 था। जब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम लोग तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आ गया था आर्गन 4s2 और 3d1, यानी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल था। लेकिन जिंक के केस में अगर जिंक को लेते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 4s2 और 3d10, और अगर Zn2 प्लस जो ये शो करता है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, और Zn2 प्लस के केस में भी इनका फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल यानी 3d10 आ रहा है। तो क्योंकि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए तो यहाँ d1 का इसलिए है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में ये फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल शो कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल में कंसीडर नहीं करते। यहाँ तक ये बात हो गया। इसी से रिलेटेड फिर एक और क्वेश्चन आया था कि कॉपर और जिंक को अगर हम लोग लेकर के चले तो कॉपर और जिंक इन दोनों में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है 3d10। तो किस ग्राउंड पर आप कह सकते हैं कि कॉपर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है? तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जब कॉपर का लिखे तो कॉपर के केस में कॉन्फ़िगरेशन आया था आर्गन 4s2 3d10, और कॉपर 2 प्लस के केस में 4s2 नहीं 4s1 आया था, सॉरी 4s1 3d10, और Cu2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया था आर्गन 3d9। जबकि जिंक को कंसिडर किए हम लोग तो जिंक ग्राउंड स्टेट में भी आर्गन 4s2 3d10 आया था, और जब इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करता है उसमें भी अगर इसे हम लोग देखें तो यहाँ पर भी ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसका मतलब यहाँ ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए इसे कंसिडर करेंगे, लेकिन ये किसी भी जगह पर पार्शियली फिल्ड नहीं है, दोनों जगह पर ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। आपकी कॉपी में इसका आंसर भी लिखवा दिया स्टेटमेंट के साथ। इसके बाद में फिर आगे बढ़े हम लोग, और यहाँ पर आया था ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ इस ट्रांजिशन सीरीज में मॉडर्न प्रिमिटिव ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एक पीरियड के एलिमेंट को अरेंज किया गया, उनको ग्रुप किया गया, और इसमें टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक था, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक था, थर्ड एंड फोर्थ में ध्यान देना है कि पहले यहाँ पर लैंथेनम है, इसके बाद हैफनियम, और इसके बीच में गैप है 14 एलिमेंट, वो कहाँ चला गया लैंथेनाइट। उसी तरह से यहाँ एक्टिनियम और अदर पोडियम के बीच में भी 14 एलिमेंट का गैप है, ये फॉर्मेशन किसका कर लेता है एक्टिनाइट का। तो ये ट्रांजिशन सीरीज के केस में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि 3d सबसेल में इंटर करता है इसलिए इसे 3d सीरीज कहा जाता है। यहाँ इसका 6d में इंटर करता है तो 6d, इनका 5d में, तो इसे 5d सीरीज एलिमेंट करते हैं। ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रही है। इसके बाद में आ गए थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का याद रखना है, उसको ध्यान में रखना है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका ns2 n-1, ns2 नहीं कहेंगे, ns1 और 2
क्योंकि कुछ एक जगह पर एक्सेप्शनली 1 भी आता है, तो NS1 और 2 और यहाँ N-1 D1 to 10, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। आपके बुक में कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ अगर स्कैंडियम का लिखना है तो एटॉमिक नंबर 21 4s2 3d1, टाइटेनियम का 4s2 3d2। एक्सेप्शन आ रहा है कहाँ कहाँ पर, एक क्रोमियम के केस में और दूसरा कॉपर के केस। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 3d4 था। तो बताए थे कि अगर कहीं पर D4 रहे तो हाफ फील्ड के लिए कन्वर्ट कर जाएगा कहाँ, D5। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला कहाँ से, तो 4s से। उसी तरह से अगर कहीं कोई D9 है तो कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, D10। इसे भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, तो S से। तो ये S का एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया। इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर हम बताएं कि जो एक्सेप्शन है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, बुक में है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में भी एक्सेप्शन पार्ट पे थोड़ा सा गौर करो। इसके आयन का कुछ क्वेश्चन था, वो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आयन का, ठीक। और फिर ए ब्लॉक एलिमेंट का था, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब आज आगे बढ़ते हैं, कुछ और पार्ट डिस्कस करना है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्रांजिशन नहीं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लिखिए टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। लिखिए, इसमें पॉइंट वाइज लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, all transition elements are metal, and therefore they are also known as, and therefore they are also known as transition metal, and therefore they are also known as transition metal, transition metal, transition metal. Next point, they all have characteristic metallic properties, they all have characteristic metallic properties like malleability, ductility, conductivity, etc. Next point, all transition metal have high melting point and boiling point, have high melting point and boiling point due to involvement of d orbital electron, with s orbital electron in bond formation, bond formation, यानी कि s के साथ साथ d के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं, और इस d के इन्वॉल्व होने की वजह से
इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। जैसे बाकी ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को देखें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है, तो वहाँ सिर्फ एस और पी के इन्वॉल्व, जबकि इनर डी और वाइटल भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। दो तरह का बॉन्ड बनाता है। एस ब्लॉक एस सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि डी और वाइटल के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी और वाइटल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों प्रॉपर्टीज पाया जाता है, इस वजह से इनका हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शनली जिंक, कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सारे ट्रांजिशन मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ग्रुप 12 एलिमेंट जो है वो सॉफ्ट होता है। रीजन इसके पीछे में ये बताता है कि ग्रुप 12 में पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं, और जैसे फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल हुआ तब डी के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो सिर्फ किसका इन्वॉल्व होगा, एस का, तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू कम होता है। वैसे भी उसे ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all D block elements are hard metallic solid, except group 12 element, group 12 element having low melting point and boiling point, and they are comparatively soft, comparatively soft, and they are comparatively soft, ये सॉफ्ट होता है। हो गया, एक पॉइंट और लिख लो, इन डी ब्लॉक मरकरी, ब्रैकेट में लिखोगे Hg exists in liquid state at room temperature, यानी बाकी के सभी सॉलिड हैं, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इन सब का डिस्कशन करें तो इसको डी ब्लॉक करती है, ट्रांजिशन एलिमेंट हटाती है। रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि 12 एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहना जो है वो गलत है। तो डी ब्लॉक तो कह ही सकते हैं, क्योंकि इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करा है, डी सबसेल में, तो इसलिए डी ब्लॉक वहां पर था। ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट लिखो आप एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई का जनरल ट्रेंड याद करो आप। जनरल ट्रेंड क्या था, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे क्लास 11th में, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। हम सब लिखवाएंगे, पहले ध्यान से समझो। यहाँ टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है तो एटम का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल वही रहता है। तो जब नंबर ऑफ सेल वही है तो साइज इनका ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट। जैसे अगर इसमें 2 सेल है तो उसमें भी 2 सेल। तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल सेम है तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई सेम होने चाहिए थे, बट होता क्या है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। लेकिन इनका डिक्रीज जो है वो सेल के रिस्पेक्ट में मार्जिनली होता है। यहाँ ज्यादा का गैप दिखता है, यहाँ डिफरेंस ज्यादा का होगा, क्योंकि एक एक सेल बढ़ता चला गया।
और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो यहाँ इनका साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लास 11th याद करो, वहाँ हम लोग कैलकुलेट भी किए थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू निकाले थे और स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू निकाले थे। पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, यहाँ आपसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा कि उसके लिए फिर हम लोग एक क्लास लगाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के ऑर्बिट के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स मेजर करता है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर ये बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगा तो साइज का वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यहाँ करता है कि ठीक उसी तरह का एक्सपेक्टेशन यहाँ हम लोग पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेल सेम है। यहाँ बाकी के एस ब्लॉक और इसके रिस्पेक्ट में अलग कंसेप्ट अप्लाई होता है। अगर हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के चलें तो एस ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ये अगर न्यूक्लियस है यहाँ पर तो वहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, लेकिन डी ब्लॉक के केस में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं, कहाँ इंटर करता है, पेनल्टी मेट सेल में, थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। बाहर वाले को वैलेंस सेल कहते हैं, इसे पेनल्टी मेट सेल कहते हैं, उसके अंदर वाले को एंटी पेनल्टी मेट सेल। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो तो अंदर वाले में, और डिस्टेंस तो सेंटर से लेकर के कहाँ तक जाना चाहिए, बाहर तक, तो बाहर वाला तो अनअफेक्टेड है। तो इसका मतलब डी ब्लॉक के केस में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ भी देखा जाता है कि यह वैल्यू घट रहा है। तब इस जगह पर रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन ये आ रहा है कि ये जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ अंदर में ऐड हो रहे हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट वैल्यू पुअर होता है। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू प्रोड्यूस करता है एस, इसके बाद आता है बी, इसके बाद डी, और सबसे लास्ट में कौन आता है, एफ। एस से डी एफ ये सीक्वेंस चल रहा होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, फिर क्लास 11। अब समझ में आ रहा हो कि क्लास 11 बोल रहे हैं। अब अभी तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना, 11 तो खत्म हो गया। 12th में अभी जो बाकी है, जो करने के लिए बोल रहे हैं वो फिर आगे भी बोलते जाएंगे कि अब 4-5 क्लास होते होते फिर हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक में शिफ्ट करेंगे। तो अभी आपके पास में टाइम है कि वो ऑर्गेनिक वाला जो बैकलॉग वगैरह है, खास करके नोमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, उसको आप जो वो देखिए, ताकि 12th वाला ऑर्गेनिक जो वो खराब नहीं। अब यहाँ पर आप शील्डिंग इफेक्ट के लिए पीरियोडिक टेबल फिर पढ़ेंगे, आप हम समझा रहे हैं, बस उतना ही ध्यान में रखिए। लेकिन वैसे ही ऑर्गेनिक में ही बताएंगे, लेकिन टाइम है आपके पास में तो एटलीस्ट नोमेनक्लेचर वगैरह उसके लिए भी हम आपको बोले कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो डाले हुए हैं, आप ऐप में देखिए। ऐप मान लीजिए काम नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, तो आप यूट्यूब पर भी देखिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जो 2 ही वीडियो डाले हैं, वो 2 वीडियो में जो 12th के लिए जरूरी है 11th का पोर्शन, उसको समराइज फॉर्म में लिखिए। तो उतना भी आप टाइम नहीं निकालेंगे तब तो फिर मुश्किल। ये ऑप्शन जो है वो 2-3 साल पहले नहीं रहता था, उस वक्त में हमारी मजबूरी रहती है। तो वो 2 वीडियो ही आपका काम खत्म नहीं हुआ, वो 2 वीडियो को हम लोग 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे, यानी उसका 2 गुना टाइम हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब एक बार में देखा हुआ रहेगा, 10% समझा हुआ रहेगा, तो लगेगा कि हाँ ये टर्म हम जानते हैं, तो यहाँ बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कोशिश तो आपको करना है, टाइम तो आपको निकालना है। तो ये आपका शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जो आप में से कई लोग थे मेरे यहाँ 11th में भी, वहाँ बताए कि यहाँ बोर्ड पर एक मार्क कर दिए थे और पूछे थे सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट से कि बताओ जी बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, बैठ करके ही बोलोगे। तो ऐसे गर्दन आगे पीछे की और बोला कि सर नहीं दिख रहा है। हम बोले क्यों नहीं दिख रहा है, आगे वाले को तो दिख रहा है। तो उसने बताया सर आगे जो बैठा हुआ है उसी की वजह से नहीं दिख रहा है। तो हम बोले इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आपके आगे में जो बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके बोर्ड और आउटर सबसे लास्ट में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उनके बीच। हम बोले कि तुम वैसे ही बैठे रहोगे और इन सारे स्टूडेंट को हटा दिया जाए तो बताओ अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो कि हाँ सर अब ये दिखेगा। तो उसी तरह से यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा। लेकिन ये अंदर में जो पहले से इलेक्ट्रॉन है ये भी निगेटिव चार्ज है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी कि बाहर का खिंचाव और इनके न्यूक्लियस के बीच के खिंचाव को कम करता है।
इसी खिंचाव कम करने के प्रोसेस को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एस का इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है पी का। डी और एफ के शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू को पुअर मानते हैं, यानी कि इनका इंटरेक्शन जितना होना चाहिए था उससे कम होता है। यानी कि इन आगे वाले स्टूडेंट को हटा करके अगर नर्सरी क्लास के बच्चे को बैठा दिया जाए तो फिर पूछे कि लास्ट वाले को कि अब बताओ अब तुमको दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो बोला कि सर बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चा को आप बैठाइएगा बेंच पर तो उसका पैर हवा में लटका रहेगा, गोदी उठा करके बैठाना पड़ेगा और सिर्फ मुंडी थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, उसकी वजह से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन हैं तो इंटरेक्शन वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? हट जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर से अब काम की बात। इन जनरल टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है पेनल्टीमेट सेल में, और जब पेनल्टीमेट सेल में इंटर कर रहा है तो इनका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिर भी इनका साइज डिक्रीज करता है। और यहाँ डिक्रीज करने के पीछे का रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट वैल्यू कम है तो बाहर के ऑर्बिट से खिंचाव बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन इनमें एक चेंजेस क्या नजर आता है ग्राफिकली, अगर हम लोग देखें, आप बुक में देखना है तो वहां पर भी आएगा कि इनका साइज इस तरह से डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने के बाद मिडिल में पहुंच करके ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है एंड एट द एंड ये बढ़ जाता है। अब इसका रीजन समझेंगे। कहता है कि शील्डिंग इफेक्ट पेयरिंग के अनुसार से बढ़ने लगता है। तो पहले क्या हुआ, D1, D2, D3, D4, D5 एक एक इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू जो है वहां पर कम ही है तो खिंचाव बढ़ता गया, यानी कि साइज क्या हो गया? घट गया। अब जैसे ही आयरन के केस में बढ़ेंगे तो D5 के बाद कहाँ आता है? D6। अब उसमें जो है वो पेयरिंग स्टार्ट हो गया, तो जब पेयरिंग स्टार्ट हो गया तो उसका शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू जो है वो वहां पर वो शील्डिंग इफेक्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील करेगा, तो इंटरेक्शन वैल्यू जो है वो घटेगा। तब फिर ये जो साइज जो है धीरे धीरे जो है फिर बड़ा होने लगा, और फिर सडन जाकर के लास्ट में जिंक के केस में ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रोड्यूस करता है। इतनी बात को लिखवा दो, लिखिए। टॉपिक लिखो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। पॉइंट वाइज लिखते चलोगे। इन जनरल atomic and ionic radii, in general atomic and ionic radii gradually increases on moving down the group, gradually increases on moving down the group due to increase in number of cells, due to increase in number of cells, increase in number of cells, and on moving from left to right, and on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, its value gradually decreases, its value gradually decreases due to increase in effective nuclear charge, increase in effective nuclear charge, effective nuclear charge, effective nuclear charge. Next point.
in D block element, in D block element, D block element, the last electron enters into, the last electron enters into penultimate cell, enters into penultimate cell, penultimate, P-E-N-U-L-T-I-M-A-T, penultimate cell, S-H-E-L-L, penultimate cell, ब्रैकेट में लिख देना, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, penultimate cell, second last orbit, and therefore their atomic and ionic radii, therefore their atomic and ionic radii should be constant, but it decreases due to poor shielding effect of d orbital electron, poor shielding effect of d orbital electron, Next point. In transition series, the atomic and ionic radii, in transition series, the atomic and ionic radii first decreases, then become almost constant, and increases at the end of the series, This is due to the change in number of unpaired electron, फिर जब उनका पेयरिंग स्टार्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, एंड एट द एंड ऑफ दिस सीरीज ये फुल्ली पेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और उनका साइज बड़ा हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट। फिर और थोड़ा सा समझो, पीरियड में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर भी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहा है तो इसमें भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर भी वैल्यू इनका चेंज होना चाहिए। ये ट्रांजिशन सीरीज था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बड़ा किसका साइज होगा, सेकंड का, सेकंड से थर्ड का, थर्ड से फोर्थ का। आप बुक में देखना तो एक ग्राफ दिया हुआ है इससे रिलेटेड। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हम यहाँ ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज किया, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, सीरीज के लास्ट में क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसके बाद में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को देखें हम लोग, ये फर्स्ट है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इनका साइज बड़ा है, ये भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है, यहाँ पर ही आया और फिर ये बढ़ गया। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये भी इनके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को देखोगे तो ऐसे आ जाए, क्या फिर ये ऐसे बढ़ा, यानी कि सेकंड और थर्ड का ऑलमोस्ट साइज क्या हो गया, सेम हो गया।
अब उसके पीछे में रीजन यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड है, और ये क्या गया थर्ड। थर्ड में देखो यहाँ पर लैंथेनम है 57, फिर हैफनियम है, और इसके बीच का जो एलिमेंट है इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर करता है, यानी एंटी पेनल्टीमेट। और सबसे पुअर शेडिंग इफेक्ट वैल्यू किसका होता है, एफ का होता है। और इस पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से अब इंटरेक्शन वैल्यू और बढ़ जाएगा, तो और बढ़ जाएगा तो थर्ड वाले का साइज ऑलमोस्ट किसके बराबर में आ जाएगा, सेकंड वाले का आ जाएगा। इसे कहा जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये हम लोग एफ वाले में पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन वहां लिखेंगे। सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन कंपैरिजन टू element of in comparison to element of first transition series, in comparison to element of first transition series comma second transition series have higher value of atomic and ionic radii, higher value of atomic and ionic radii, but exceptionally third transition series elements and second transition series element have almost identical atomic and ionic radii, and this is due to poor shielding effect, of electron present in f orbital, आप इसको डायग्रामेटिकली ऐसे बना लीजिए। यहाँ पर एटॉमिक नंबर को रख रहे हैं, इस जगह पर हम लोग एटॉमिक रेडियस को रख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस ये फर्स्ट का हो गया, ये वैल्यू जो है वो मान करके चलें किसका हो गया, सेकंड का, ये सेकंड ट्रांजिशन का। अब थर्ड का इससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन थर्ड का कम नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट वैल्यू जो है वो कटा हुआ है, इसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा है। ये थर्ड का ड्रॉ कीजिए, रफ स्केच ड्रॉ कीजिए, और ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आई कार्ड दीजिए आप लोग अटेंडेंस के लिए, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताता हूँ। देखिए टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखिए पॉइंट वाइज।
the amount of energy required the amount of energy required to remove an electron from outermost orbit of isolated gaseous atom, is called ionization energy, or ionization enthalpy. Ionization energy or ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Paragraph change. On moving down the group, the atomic and ionic radii gradually increases. Therefore, the ionization enthalpy decreases. Because it is inversely proportional to atomic size. Atomic size. Inversely proportional to atomic size. Next point. On moving from left to right, in a period, the ionization enthalpy gradually increases. Next point. The ionization enthalpy value also depends on the stability of electronic configuration. अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में था, उस जगह पर पढ़े थे। उसके बाद में फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी आया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इस जगह पर भी आया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थोड़ा सा फर्क क्या पड़ रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, यहाँ देख रहे हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड, थर्ड। एनर्जी और एंथैल्पी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े। एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो जनरली हम लोग जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं वो खुले में कराते हैं, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है तो उस एनर्जी चेंज को एंथैल्पी कहा जाता है। इतने ही का फर्क है। अगर क्लोज्ड कंटेनर में कराया जाए तो उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है।
थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में पढ़े थे। यहाँ पर वैल्यू को अगर देखो आप तो 631, 656 थोड़ा सा घटा, यहाँ पर 653 फिर बढ़ रहा है, यहाँ थोड़ा सा घटा, 762 है, यहाँ 58 है, थोड़ा सा घटा है, फिर यहाँ पे घटा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा। फर्स्ट को अगर सेकंड से कंपेयर करें तो ये बढ़ रहा है, यहाँ फिर और बढ़ रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है जो समझ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन बताया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, गैसेस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो अब ये कन्वर्ट कर गया M+ इन गैसेस, और यहाँ जो एनर्जी लग रहा है उसे हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी करते हैं। अब इस M+ से फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करते हैं तो अब ये कन्वर्ट कर जाएगा M2+ इन गैसेस पर, अब इन्हें कहा जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से अब इस M2+ से एक और इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दिए तो अब ये कन्वर्ट कर गया किस में, M3+, इन्हें क्या कहा जाएगा, थर्ड आयोनाइजेशन। पढ़े आप कि एटम के कंपोजिशन में कटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। द साइज ऑफ कटायन इज स्मॉल, ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, प्रोटॉन तो उतना ही, तो साइज छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और छोटे से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे अगर हम लोग यहाँ दे लें, ये न्यूक्लियस है, एक कंडीशन यहाँ है, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और दूसरे वाले में देखें हम लोग तो यहाँ पर ये थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ और यहाँ रेडियस, और यहाँ रेडियस। बताओ तो फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा या सेकंड में? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा है फैमिली में, तो वो छोटे बच्चे को अलग करना ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके रिस्पेक्ट। अगर कोई घर में फैमिली मेम्बर है, आपका छोटा बच्चा है, तो 1 घंटे के अंदर में उसका खोजबीन शुरू हो जाता है, नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ गया, किस रूम में सोया हुआ है, कहाँ चला गया। लेकिन आपको तो जो है वो रात में खोजा जाएगा, ठीक है। आप जो अभी 9 बजे नहीं पहुंचेंगे तो हमारे पास में भी कॉल आता है कि सर लेट से लेट तक पढ़ाए थे क्या? हम नहीं, बिल्कुल नहीं, हम 8 बजे का है तो 8 बजे ही छोड़ेंगे, बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन होगा तो 8:05 होगा, ठीक है, नहीं तो 8 बजे तो एकदम कंप्लीट ही छोड़ देंगे। इसके पहले वाले बैच का भी जो है वो चांसेस उसी अनुसार से रहता है, क्योंकि दूसरे बैच के स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं, और इवनिंग वाले टाइम में तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। 8 बजे का मतलब 8 बजे छोड़ देना है, ठीक है। फिर बाकी अगले क्लास में हम लोग थोड़ा बात कम करेंगे, सिलेबस आगे बढ़ा लेंगे, वो तो मेरे ऊपर में डिपेंड करता है। तो आपका खोजबीन जो है 9 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे नहीं पहुंचे हैं तब पता चलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ दोस्त यार के पास में घुमा रहता है, आएगा तो आज पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका साइज जो है वो न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। आपको आयोनाइज करना आसान, आपको तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाएगा, आयोनाइजिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दिया तो क्या, तो कि हम चल गए थे घूमने के लिए, ठीक है, दोस्त के साथ में। बोल तो रहे हैं बहुत जरूरी काम था, मम्मी को समझाना ज़्यादा आसान है, मम्मी फिर पापा को अपना समझाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही चलता है, प्रकृति का नियम यही है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आप पापा के पास में जाएंगे तो जनरल चांसेस बनता है कि बात बाद में सुना जाएगा, पहले लपड़ थप्पड़ हो जाएगा, ठीक है, पहले लपड़ थप्पड़ हो जाएगा, उसके बाद में फिर बात जो है वो हो जाएगा कि हाँ क्या था, नहीं था, सही था या गलत था, उसके अनुसार, ठीक है। हम यही वाला फिर सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। पहले चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, फिर महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप बताओ, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ता है तो आयोनाइजिंग एंथैल्पी का वैल्यू घटेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता जाता है तो आयोनाइजिंग एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये जनरली बढ़ रहा है। फिर कहता है कि साइज ही एक फैक्टर नहीं है और स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर है, और स्टेबिलिटी में आप ध्यान में रखोगे, जैसे आप ये तो पढ़ें कि D5 और D10 इनका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, फुल फील्ड। अब एक और याद रख लेना, D3 भी स्टेबल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये D5। ये D3 कहाँ से आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद कीजिए, कोऑर्डिनेशन डी ऑर्बिटल 2 सेट में टूटा था, T2G और EG। तो T2G में कितना आया था, 3, तो वो कहता है कि D3 कहने का मतलब हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल। D3 से ज्यादा स्टेबल होगा D5, D5 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा D6,
और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? D10। तो जहां जहां पर ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नजर आ रहा है, जैसे यहाँ देखो 650 है और यहाँ कितना है 653, कितने का डिफरेंस आया? 3 का। लेकिन यहाँ 653 और यहाँ 717, देख रहे हैं डिफरेंस जो ज्यादा हो गया, 70-80 के अप्रॉक्स में डिफरेंस आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो 745 और यहाँ कितना हो गया 906। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर दूसरी जगह पर कुछ एक जगह पर आप बोल्ड देख रहे हो, यहाँ पर पहले मैंगनीज का ज्यादा था और फिर किसका ज्यादा हो गया? क्रोमियम का। और फिर किसका ज्यादा हुआ? मैंगनीज का। ऐसा एक क्वेश्चन और हम लोग 11th में भी पढ़े थे एस ब्लॉक में। अगर पढ़े होंगे 11th तो याद कराते हैं। वहां हम लोग पढ़े थे फर्स्ट आयोनाइजिंग एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन सोडियम, बट द सेकंड आयोनाइजिंग एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हायर देन मैग्नीशियम। गिव रीजन। वही रीजन यहाँ पर भी है, फर्स्ट आयोनाइजिंग एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजिंग एंथैल्पी। आप अभी क्या करो, सिर्फ ये वाला पार्ट करो और इसको फिर बताते हैं। यहाँ ये लिख देना, फर्स्ट आयोनाइजिंग एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में सेकंड आयोनाइजिंग एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा और सेकंड आयोनाइजिंग एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में थर्ड आयोनाइजिंग एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि क्रोमियम का, मैंगनीज का, जो रीजन यहाँ क्रोमियम और मैंगनीज में आएगा वही रीजन यहाँ पर कॉपर और जिंक के केस में आएगा। ठीक है, समझते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बाद में कुछ स्टेटमेंट लिखवा देंगे और फिर आप ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रखते हैं हम लोग क्रोमियम। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है? 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 4s1 और 3d5। अरेंज करके ही लिखते हैं क्योंकि आयन बनाना है, तो इसे लिखा जा सकता है। तो आर्गन 3d5 4s1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, एक इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी हमें चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजिंग एंथैल्पी। तो क्रोमियम बताओ किस में कन्वर्ट कर जाएगा? Cr+। और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? आर्गन 3d5। अब फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं, तब ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में? Cr2+। और यहाँ जो एनर्जी चाहिए उसे कहा जाएगा सेकेंड आयोनाइजिंग एनर्जी। बताओ अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d, और फिर अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब ये बन जाएगा Cr3+। और यहाँ जो एनर्जी चाहिए वो थर्ड आयोनाइजिंग एंथैल्पी। हमें यहीं तक देखना है, इससे मतलब है। इसका अगर हम लोग लिखेंगे भी तब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d। दूसरा इनको लेकर के चलते हैं मैंगनीज। मैंगनीज का 25, इनका कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करने के बाद में आर्गन 3d5 एंड 4s। यहाँ आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी को कहा जाएगा फर्स्ट आयोनाइजिंग एंथैल्पी। सामने सामने रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। Mn+। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 4s1। अब फिर यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एक और, तो इसे कहा जाएगा सेकेंड आयोनाइजिंग एंथैल्पी। ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में? Mn2+। बताओ इनका कॉन्फ़िगरेशन
आर्गन 3d5। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इन्हें कहा जाएगा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये कन्वर्ट कर गया Mn3+, आर्गन 3d। ठीक है, अब किनका वैल्यू ज्यादा होगा और किनका कम होगा, ये इनके कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। पहले देख लो क्रोमियम और मैंगनीज का। तो क्रोमियम और मैंगनीज में इनका है 3d5 4s1 और इनका है 3d5 4s2। कौन ज्यादा स्टेबल है? दूसरा वाला मैंगनीज। और ऐसे भी लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज छोटा हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखा जाए तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू मैंगनीज का ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में? क्रोमियम के रिस्पेक्ट में। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से निकाल दिए तब ये 3d5 और ये क्या हो गया? 3d5 4s1। जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ Cr+ से अब जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो इसके एटम के किस ऑर्बिट से निकलेगा? थर्ड ऑर्बिट से। और इसका किस से निकलेगा? फोर्थ ऑर्बिट से। तो किनका साइज बड़ा है, Cr+ का या Mn+ का? Mn+ का। तो जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो इसका फोर्थ ऑर्बिट से निकल रहा है और इसका किसके? थर्ड ऑर्बिट से। तो थर्ड ऑर्बिट का साइज छोटा है, इसलिए अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो अब यहाँ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्रोमियम का ज्यादा हो गया, किससे? मैंगनीज। अब जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब क्रोमियम कन्वर्ट कर गया 3d4 में और ये कन्वर्ट कर गया 3d5 में। अब ये दोनों का थर्ड ऑर्बिट है। तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? Mn2+। तो इसका मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू किसका ज्यादा होगा? Mn2, यानी कि क्रोमियम के रिस्पेक्ट में किसका ज्यादा हो गया? मैंगनीज का। ऊपर में थर्ड लिख दिए तो इसलिए Cr3+ ना लिख करके हम क्रोमियम लिख कर। समझ में आया क्या हुआ? बिल्कुल उसी तरह से कॉपर और जिंक का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ जो 3d5 है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 3d10 लिखिए। तो जो लिखवा रहे हैं उसको पहले लिखो, उसके बाद इसको नोट करना। लिखिए, इन जनरल the second ionization enthalpy is always higher than first ionization enthalpy is always higher than first ionization enthalpy and the third ionization enthalpy is higher than second ionization enthalpy. Next point. In the case of chromium and manganese, Cr and Mn, chromium and manganese, manganese Mn has a smaller size, and comparatively a stable electronic configuration, and therefore the first ionization enthalpy of manganese is higher than chromium.
Next point. After the removal of one electron, Cr plus become a smaller than Mn plus, and therefore the second ionization enthalpy of manganese, sorry, manganese नहीं, किसका होना चाहिए? Chromium, manganese नहीं, chromium is higher than manganese, Next point. After the removal of next electron, the electronic configuration of manganese become more stable than chromium, and therefore the third ionization enthalpy of manganese is higher than chromium, हो गया? देखिए यहाँ पर पहले मैंगनीज का ज्यादा था, फिर किसका? क्रोमियम का, फिर किसका? मैंगनीज का। वहीं देखो, पहले मैंगनीज का ज्यादा हुआ, फिर क्रोमियम का, और फिर मैंगनीज। सेम रीजन यहाँ पर भी, पहले जिंक का ज्यादा है, फिर होगा कॉपर का, और फिर किसका? जिंक का। जब कन्फिगरेशन लिखोगे तो यही है। जल्दी से नोट करें। कंप्लीट हो गया, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।